ये और इरिथ्रोटर्म। नेक्स्ट डालो टॉपिक, एपिमर्स एंड एनोमर्स। एनोमर अलग चीज है, एपिमर अलग चीज है, बट लिख लो। एनोमर्स मैंने तुमको ऑलरेडी बताया हुआ है, याद है किसी को? कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है उसमें? कार्बोहाइड्रेट के आइसोमेरिक फॉर्म को हम लोग एनोमर्स बोलते हैं, राइट। उनको आइसोमर नाम नहीं देके हम लोग उनको एनोमर्स बोलते हैं। और जिस कार्बन की वजह से वहां पे चेंजेस आते हैं उसको अपन एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, राइट। ठीक है। अब नेक्स्ट उसने क्या बोला है कि एपिमर्स क्या होता है। एनोमर अभी रहने दो, एपिमर्स देखो। जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये सब बहुत रेयर कंडीशन में आते हैं एंट्रेंस में, बट वर्ड लोग रिपीट करते रहते हैं। ठीक है। अगर इन स्ट्रक्चर को मैं ध्यान से देखूं ना, तो ये तीनों भी जो स्ट्रक्चर हैं, राइट, ये एक दूसरे के एनैंशियोमर्स नहीं है। और अगर चीजों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और वो एनैंशियोमर नहीं है, तो वो क्या होते हैं एक दूसरे के? क्या? डायस्टेरियोमर। सही। मतलब ये सारे स्ट्रक्चर एक दूसरे के क्या हैं? डायस्टेरियोमर। ए, बी और सी, ये तीनों क्या हैं? डायस्टेरियोमर्स हैं। ठीक है। बट एपीमर्स क्या होते हैं मालूम है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर जिनमें सिर्फ कार्बन में एक ही डिफरेंस होगा, एक कार्बन का डिफरेंस होगा, राइट। जैसे मैं इस स्ट्रक्चर को देखूं और इस स्ट्रक्चर को देखूं, तो इसके दो सीएल यहाँ पे, दो सीएल यहाँ पे, खाली यहाँ पे चेंज हो रहा है, सिर्फ एक कार्बन का ही चेंज है। तो ए, मान लो एबीसी स्ट्रक्चर है, तो ए और बी एक दूसरे के क्या बोले जाएंगे? एपिमर। ठीक है। बी और सी को मैं एपिमर बोल सकता हूँ क्या? बी और सी को? पक्का? बोल सकते हैं ना। इसके भी दोनों सीएल एक साइड है, इसके भी दोनों सीएल एक साइड है, सिर्फ किसका चेंज आ रहा है? एक कार्बन का, राइट। तो ये भी क्या होंगे? एक दूसरे के एपिमर होंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं ए और सी, ए को देखो और सी को देखो, ठीक है, ए और सी का स्ट्रक्चर, इसके तीनों एक साइड पे हैं और इसके दो एक साइड पे और एक एक साइड पे, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग एपिमर नहीं बोल सकते। तो तुम एक स्टेटमेंट में बोल सकते हो कि ऑल एपिमर्स जो हैं, ठीक है, जितने भी एपिमर्स हैं वो एक दूसरे के डायस्टेरियोमर तो होंगे, बट सारे डायस्टेरियोमर एक दूसरे के एपिमर नहीं हो सकते। बोलो। ए, ए और बी होंगे ना, क्यों नहीं होंगे? अच्छा, इसमें कैसा बी और सी नहीं होने चाहिए ना? बी और सी नहीं होंगे, ठीक है। बी और सी मतलब इसमें क्या हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे तीन है, इसमें लेफ्ट पे दो है, खाली एक का चेंज हो रहा है, तो ए और बी को हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बी और सी का मैं देखूं तो एक के एक साइड पे दो हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे, जबकि इसके कहाँ पे चले गए ये लोग? राइट हैंड साइड पे। तो बी और सी को नहीं बोलेंगे अपन, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का ना, लेफ्ट हैंड साइड पे जो रहते हैं तो उसको अपन एल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं,
राइट पे रहेगा तो आर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। मतलब सारा स्ट्रक्चर सेम रहना चाहिए, खाली एक कार्बन अगर यहाँ वहां हो रहे हैं तो वो क्या होंगे, एपीमर होंगे। देखो तुमको कैसे बताया था मैंने कि अपने को ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है, बायोमोलिक्यूल्स में हुआ था ना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OHH। ठीक। अब इसी का अगर मैं आइसोमेरिक फॉर्म बनाऊं तो बाकी स्ट्रक्चर सेम होता है, चेंज कहाँ पे अपने को देखने को मिलता है खाली, ठीक है, ये वाला जो कार्बन है ये अपनी पोजीशन को चेंज करके OH को नीचे कर देता है और H को ऊपर, क्योंकि स्टेबिलिटी गेन करनी है ना। दोनों सेम साइड पे तो सीज है, दोनों अपोजिट साइड पे तो ट्रांस में। तो ट्रांस वाले को अपन मालूम है ना बीटा ग्लूकोज बोलते थे, और इसको अल्फा ग्लूकोज। तो एक कार्बन का ही खाली चेंज आ रहा है, बाकी स्ट्रक्चर देखो सेम है, सिर्फ ये वाला कार्बन क्या कर रहा है, थोड़ा सा चेंज शो कर रहा है, राइट। अब ऐसे स्ट्रक्चर तो एपीमर भी बोला मैंने, कि इन्हीं स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलता हूँ, एपीमर भी बोलता हूँ, जहाँ पे सिर्फ एक कार्बन डिफरेंस शो करेगा। तो साइक्लिक जो एपीमर होते हैं इसको हम लोग एपीमर नहीं बोल के क्या बोलते हैं, एनोमर्स। सही है। और जिस कार्बन की वजह से चेंज आ रहा है उस कार्बन को हम लोग ने क्या नाम दिया था, एनोमेरिक कार्बन। ठीक है। तो वो हमेशा स्ट्रक्चर में एक ही कार्बन होगा जो एनोमेरिक होगा, नहीं तो तुम उसको एनोमर ही नहीं बोलोगे ना, क्योंकि अगर दो कार्बन चेंज शो करेंगे तो उसको अपन उसमें लेके चले जाएंगे इनैंशियोमर्स वगैरह में या डायस्टीरियोमर में। एनोमर में हमेशा एक ही कार्बन चेंज होगा। जब मैंने ऑप्टिकल आइसोमर स्टार्ट किए थे तो मैंने तुमको एक फॉर्मूला बताया था, याद है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू सी इंटू एल, ये पता है। ठीक है, इसमें तुम लोग बताओ ये थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल ऑफ रोटेशन, अल्फा, इसको अपन बोलते हैं स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, सी क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉन्सेंट्रेशन, कि तुमने ट्यूब में कितने कॉन्सेंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स या सॉल्यूशन लिया हुआ, और एल क्या है, लेंथ ऑफ द ट्यूब। ठीक है, तो इसके ऊपर तुमको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलते हैं मैक्सिमम टाइम। ठीक है, न्यूमेरिकल कुछ आएंगे तो इसी फॉर्मूले पे आएंगे, बाकी तो ऐसा कुछ फॉर्मूला था नहीं अपने पास, तो इसके ऊपर एक चांस रहता है आ सकते हैं। तो एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर आगे चलते हैं, लिख लो इसको। ये मॉलिक्यूल था, थीटा वो दे रहा है कितना, 1.6 डिग्री। कब, जब कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 0.1 ग्राम ml, और लेंथ कितनी थी, 4 डिस, जो भी है। ठीक है, तो अगर ब्यूटेनॉल का आर फॉर्म, जो आर वाला फॉर्म है, तो उसने फर्स्ट क्वेश्चन तुमको क्या पूछा है कि जो आर फॉर्म था, राइट, प्रोड्यूसेस रोटेशन टू द प्लेन पोलराइज्ड लाइट 1.6 डिग्री। ठीक है, तो आर फॉर्म के लिए उसने ये दिया, तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या था कि एस फॉर्म का नेचर क्या होगा, क्या होगा, क्या लगता है, आर फॉर्म क्या होता है, डेक्स्ट्रो, तो एस फॉर्म का नेचर क्या होगा, लिपिड। समझा, पहला आंसर तो यही है तुम्हारा कि आर फॉर्म अगर डेक्स्ट्रो है तो एस फॉर्म क्या होगा, लिपि होगा। दूसरा क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि अल्फा कैलकुलेट करो H2 ब्यूटेनॉल के लिए, अगर आर फॉर्म में थीटा 1.6 है, ठीक है, तो एस फॉर्म में यही थीटा क्या हो जाएगा,
-1.6 एस फॉर्म के लिए, समझा। तो अपने पास फॉर्मूला क्या था, थीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू सी इंटू एल, ठीक है। अब वो थीटा दे रहा है और बोल रहा है अल्फा निकालो, तो अल्फा निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये सब इसके अपॉन में आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा -1.6 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी इसने दिया है 0.1 इंटू एल कितना 4, बस इसको सॉल्व कर दो अल्फा निकल के आ जाएगा, दूसरे का आंसर होगा, समझा। नहीं, आर फॉर्म का उसने थीटा दिया है, तो मुझे पता है ना एस फॉर्म उसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो चेंज कर रहा है क्या, नहीं। तो अगर इसका आर फॉर्म 1.6 है तो एस फॉर्म क्या होता है, जस्ट उसका मिरर इमेज होता है, जितना ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उतना ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये प्लस में तो ये माइनस में होगा, ठीक, समझा। तो यहाँ से अल्फा अल्फा निकल जाएगा, बोलो। डिग्री में दिया रहेगा तो डिग्री में लोगे, रेडियन बोला तो रेडियन में, इधर अपने को यूनिट वगैरह नहीं देखने का रहता है, तो नॉर्मली जो वैल्यूज है उसको पुट करो। लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, ऑब्जर्व द रोटेशन, मतलब थीटा निकालना है तुमको, इफ द कॉन्सेंट्रेशन इज 0.5 एंड लेंथ ऑफ द ट्यूब इज 20 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन में तुमको थीटा निकालना है, अब तुमने यहां से अल्फा ऑलरेडी निकाला हुआ है, ठीक है। तो अल्फा, जब लास्ट वाला उसने बोला ना थीटा निकालो, तो अल्फा की वैल्यू जो यहाँ से आएगी वो रखोगे, इनटू, अब उसने कॉन्सेंट्रेशन और लेंथ को बदल दिया, ध्यान दो उधर पे, तो खाली ये दोनों वैल्यू चेंज होगी, बाकी अल्फा जो तुम लोग यहाँ से निकाल रहे हो वही रखोगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वही है ना। ऑप्टिकल प्योरिटी या फिर एनेंशियोमेरिक एक्सिस, ठीक है। तो ऑप्टिकल प्योरिटी मतलब होता क्या है, देखो ऑप्टिकल प्योरिटी बोले या एनेंशियोमेरिक एक्सिस बोले, इसका मतलब है कि अगर तुमको दो सोल्यूशन दिए गए हैं, ठीक है, कि मान लो कि तुमको बोल देता है वो कि 50 ग्राम तुम्हारे पास पॉजिटिव रोटेशन है और 200 ग्राम जो है वो नेगेटिव रोटेशन है, मतलब डेक्स्ट्रो एंड लेपियो है, ठीक है। तो फाइनली ये क्या मिलेगा, तो किसी भी चीज का हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इसका जो टोटल सोल्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा, 200, ये 50, ये 250, राइट, इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए, तो ऊपर क्या आएगा, इसका 50 पॉजिटिव इसके 50 नेगेटिव को तो कैंसिल कर देगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 150, ठीक है। तो वही लिख सकते हैं ना अपन, 50 माइनस 200, ये मॉड में रहेगा, वो लोग साइन नहीं पूछेंगे तुमको, तो ये पॉजिटिव में रहेगा, तो 150 बाई 250 इंटू 100, ठीक है, कितना आ जाएगा ऑप्टिकल प्योरिटी, 60% ना। तो अगर मान लो किसी सोल्यूशन की ऑप्टिकल प्योरिटी 60% आ गई, तो अगर मैं बोलूँ उसमें रैसमिक मिक्सचर कितना हुआ फिर, तो क्या बोलोगे तुम, 40% बचा हुआ जो होगा वो क्या होगा, रैसमिक मिक्सचर ही तो होगा, है कि नहीं। हाँ, ये तो इसकी ऑप्टिकल प्योरिटी मतलब कितना परसेंट सोल्यूशन जो है वो लाइट को रोटेट कर रहा है, और रैसमिक मिक्सचर मतलब कितना डीएक्टिवेट हो चुका है, तो जब मैंने ऑप्टिकल प्योरिटी निकाली तो 60% आया, राइट। रैसमिक मिक्सचर कितना हो जाएगा 40%, तो डायरेक्ट हम लोग ऑप्टिकल प्योरिटी का फॉर्मूला ही बना लेते हैं, डी माइनस एल डी प्लस एल इंटू 100, जितना भी तुमको डी और एल दिया गया है उसमें माइनस कर लो, नीचे प्लस कर लो, इंटू 100 कर लो, समझा। हाँ, मॉड डाल के लिखोगे यहाँ पे ऐसे। अगर मैं बोलूँ डी
एल ऑप्टिकल प्योरिटी और रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, तुम लोग ये डायरेक्ट देख के भी बता सकते हो, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बोलूँ तुमको 100% डी दिया गया है और एल 0% है, तो इसकी ऑप्टिकल प्योरिटी क्या आएगी? 100 आएगी। रेसमिक मिक्सचर क्या हो जाएगा? 0। मैं बोलूँ कि ये 80 है और ये 20 है, तो ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी है? इसका 20 क्या करेगा, इसके 20 प्लस को डिवाइड कर देगा, तो बचा इसमें कितना, 60। वो ऑप्टिकल प्योरिटी होगी। बचा 40% क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? इसको अगर 60 कर दो, इसको 40 कर दो, तो ऑप्टिकल प्योरिटी क्या आएगी? 20। और ये कितना हो जाएगा? 80। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर ये 50 है और ये 50 है, तो ऑप्टिकल प्योरिटी 0। और ये रेसमिक मिक्सचर 100। मान लो इसको बढ़ा देते हैं, इसको 80 कर देते हैं, इसको 20, तो ऑप्टिकल प्योरिटी क्या हो जाएगी? 60। बट किस में जाएगी? एल में। और 40।